नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओडिसीज की। प्राचीन ग्रीक कवि होमर द्वारा लिखा गया द ओडिसी ओडिसीज और ट्रॉय के युद्ध से लेकर उनके घर तक की लंबी यात्रा की कहानी बताती है। होमर का दूसरा महाकाव्य द ओडिसी द इलियड की अगली कड़ी है, जहां इलियड पूरी तरह से अकेलिस के क्रोध को दर्शाती है, वहीं ओडिसी पूरी तरह से ओडिसियस की चालाकी के बारे में है, जिसकी मदद से वो कई कठिनाइयों का सामना करके भी अंत तक जिंदा रहते हैं। ये कहानी है टेलीमैकस की, जो बचपन में ही अपने पिता से बिछड़ जाता है, मगर उन्हें दोबारा देखने के लिए बिना किसी तजुर्बे के उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। ये कहानी है पेनेलोपी की, जो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उनसे कई सालों तक अलग रहने के बावजूद दोबारा शादी ना करके उनका इंतजार करती है। और ये कहानी है ओडिसियस की, जो अपने बेटे और पत्नी को दोबारा देखने के लिए कई मुश्किलों का सामना करता है, मगर कभी हार नहीं मानता। इससे पहले कि मैं ओडिसियस की घर तक की लंबी खतरनाक यात्रा के बारे में आप सबको बताऊं, मुझे लगता है कि आप सभी जानना चाहेंगे कि ओडिसियस कौन है और उसने ट्रॉय के युद्ध का अंत कैसे किया था। अकेलिस की मृत्यु के बाद उस युद्ध के दो सबसे महान जीवित नायक ओडिसियस और एजैक्स अकेलिस के शानदार कवच को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को चुनौती देते हैं। जो ये चुनौती जीतेगा, जाहिर सी बात है पूरे ग्रीक में उसे ही चैंपियन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये तय हुआ कि प्रतियोगिता में ओडिसियस और एजैक्स दोनों भाषण देंगे कि सबसे महान योद्धा कौन है। हालांकि ज्यादातर सेना ये मानते थे कि एजैक्स एक बेहतर योद्धा है, लेकिन ओडिसियस बातें अच्छी बना लेते थे और जाहिर सी बात है कि ये चुनौती वही जीतते हैं, जबकि वो एजैक्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले युद्ध के मैदान से अकेलिस के शरीर और कवच को बरामद किया था। एजैक्स को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि वो मन ही मन ओडिसियस के हत्या की योजना बनाते हैं, मगर एथीना, जो कि ओडिसियस को बहुत पसंद करते थे, को ये बात पता चल जाती है और वो एजैक्स का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है और इसीलिए ग्रीक सेनाओं को मारने के बजाय वो कुछ गाय और भेड़ बकरियों की हत्या करते हैं। जब उन्हें होश आता है और अपने करतूतों का पता चलता है, वो दुख और शर्म से आत्महत्या कर लेते हैं। ये युद्ध तब समाप्त होता है जब ओडिसियस के दिमाग में ट्रोजन हॉर्स का विचार आता है। उन्होंने लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाया और उसे उनके सबसे होनहार सैनिकों से भर दिया और बाकी सेना ट्रोजन हॉर्स को पीछे छोड़कर जहाज में बैठकर घर जाने का नाटक करने लगे। ट्रॉय की सेना इस महान उपहार को शांति की पेशकश मानते हुए उस विशाल घोड़े को शहर में खींच ले गए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। जब वो लोग नशे में धुत हो गए, तब ग्रीक की सेना घोड़े के पेट में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलते हैं, ट्रॉय की सेना पर हमला करते हैं और शहर का मुख्य द्वार खोल देते हैं ताकि बाकी ग्रीक सेना अंदर आ सके। इसके बाद नरसंहार शुरू हो जाता है, जिसमें सिर्फ कुछ ही ट्रोजन बच पाते हैं। ट्रॉय को पूरी तरह से ध्वस्त करने और लूट का बंटवारा हो जाने के बाद अब घर जाने का समय आ गया था। ग्रीक सेना अपने अपने राज्यों में वापस जा रहे थे। इसी दौरान ओडिसियस ने घर जाने के रास्ते में थोड़ा लूटपाट करने का फैसला किया। सबसे पहले वो साइकन्स की भूमि इस्मरस में उतरते हैं। ओडिसियस के आदमी पूरे शहर को नष्ट कर देते हैं, सभी पुरुषों को मार डालते हैं और सभी महिलाओं को उठा लेते हैं, जिसके बाद ओडिसियस सोचते हैं कि अब जाने का समय हो गया है, लेकिन उनके साथ ही उनकी एक नहीं सुनते और वहीं मदिरा पीकर नशे में धुत हो जाते हैं, जिस दौरान साइकन्स अपने रथों में अतिरिक्त सेना लाते हैं और उन्हें समुद्र की ओर खदेड़ देते हैं। ये घटना ओडिसियस की अधिकांश समस्याओं के लिए एक बुनियादी नमूना बन जाता है,
चालाक ओडिसियस जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन उनके मूर्ख साथी उनकी एक भी नहीं सुनते और उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। ये दरअसल काबिले तारीफ है कि ओडिसियस फिर भी इन बेवकूफ़ों की देखभाल करना जारी रखते हैं और उन्हें यूं ही किसी द्वीप पर मरने के लिए नहीं छोड़ देते। साइक्लोप्स द्वारा समुद्र में खदेड़े जाने के बाद ओडिसियस और उनके साथी अपना सफर जारी रखते हैं, मगर उस द्वीप में किया गया उनकी हरकत ज़्यूस नज़रअंदाज नहीं करते और उन्हें सजा देने के लिए एक तूफान भेजते हैं जो 10 दिनों तक चलती है, जिस कारण वो लोग अपने द्वीप इथाका से बहुत दूर लोटस ईटर्स के भूमि पर आ पहुंचते हैं। इस द्वीप में खिले हुए कमल के फूलों को खाते ही ओडिसियस के साथियों को अफीम जैसा नशा हो जाता है। उन्हें कहीं भी जाने या कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि बैठकर और भी कमल के फूल खाते रहते हैं। इस द्वीप पर भी ओडिसियस ही उन सबकी प्राणों की रक्षा करते हैं। एक एक करके वो अपने साथियों को जहाज पर वापस ले आते हैं और अगले द्वीप की ओर रवाना होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि वहाँ साइक्लोप्स रहते हैं। साइक्लोप्स का द्वीप बहुत हरा भरा था, मगर वहाँ के निवासी यानी कि साइक्लोप्स बिल्कुल भी सभ्य नहीं थे। उन्हें खेती बाड़ी करनी नहीं आती थी, मगर जब उन्हें भूख लगती थी और खाने को कुछ नहीं होता था तो वो बहुत गुस्सा करते थे। गुस्से में आकर वो तोड़-फोड़ मचा देते थे। इसीलिए उन्हें संतुष्ट रखने के लिए देवताओं ने उनके खाने पीने की जिम्मेदारी ली थी। वो उनके लिए भेड़ का मांस और चीज भेजते थे, जिसे खाकर साइक्लोप्स शांत रहते थे। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि जहाँ ग्रीक के निवासी देवताओं के क्रोध से बचने के लिए और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए उनके नाम के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे, वहीं ये देवताएं साइक्लोप्स को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें खाना भेजते थे। इस द्वीप में उतरकर जब ओडिसियस के साथी खाने की तलाश में थे, तब उन्हें एक गुफा के बाहर आग जलती हुई दिखी, जिसे देखकर उन्हें लगा यहाँ जो कोई भी रहता होगा वो जरूर उन्हें खाना देंगे। मगर जब वो गुफा के अंदर गए तो उन्हें कुछ विशाल भेड़ और बड़े बड़े चीज के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। ओडिसियस के साथियों ने वही सब खाकर गुफा के मालिक का इंतजार करने लगे। अब इस गुफा में रहता था पॉलीफेमस नाम का एक आंख वाला साइक्लोप्स, जो दिन को भेड़ चढ़ाने निकला था। रात होते ही जब वो वापस आया तो सबसे पहले उसने गुफा का मुंह एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। इसे देख ओडिसियस आगे आए और बोले, हम आज रात तुम्हारे अतिथि हैं, तुम्हें ज़्यूस का वास्ता, हमें कोई हानि मत पहुंचाना। ये सुनकर पॉलीफेमस जोर जोर से हंसने लगता है और उसके 2 साथियों का सिर कुचल देता है, जिसे देख उसके बाकी साथी छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब ओडिसियस अपनी चालाकी से उन्हें बचाएंगे। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ओडिसियस के पास मदिरा थी, जिसे लेकर वो बाहर निकलते हैं और उसे पॉलीफेमस को देकर उसे अपना नाम बताते हैं नोबडी, जिसका अर्थ है कोई नहीं। अब पॉलीफेमस ने पहले कभी मदिरा नहीं पिया था। उसे पीने के तुरंत बाद वो नशे में बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ओडिसियस और उसके साथी उसकी आंख में गर्म लोहे का सीख घुसा देते हैं। दर्द से जब वो चीखने लगता है तो आसपास के साइक्लोप्स उसके गुफा के बाहर आकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई तुम्हें मार रहा है? जवाब में वो चीख चीख कर कहता है, कोई नहीं, मुझे कोई नहीं मार रहा। ये सुनकर बाकी साइक्लोप्स गुस्सा हो जाते हैं और उसको रात में मस्ती करने से मना करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बेचारा अंधा पॉलीफेमस जब अपने भेड़ चढ़ाने गुफा से बाहर निकलता है तो उन्हीं भेड़ों के नीचे छिपकर ओडिसियस और उसके बाकी साथी भी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक सब ठीक था, मगर इस दौरान अपनी बुद्धि का ओडिसियस को कुछ ज्यादा ही घमंड होने लगा था। इसीलिए जब वो जहाज में बैठकर उस द्वीप को छोड़कर जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने पॉलीफेमस को चीख चीख कर
अपना असली नाम बता दिया। वो चाहते थे कि पॉलीफेमस को उसे हराने वाले का नाम पता हो। गुस्से में आकर पॉलीफेमस पागलों की तरह उनके जहाज की ओर बड़े बड़े पत्थर फेंककर मारने लगे, मगर जहाज की गति तेज करके ओडिसियस और उनके साथी वहां से निकल गए। मगर ओडिसियस को ये पता नहीं था कि पॉलीफेमस के पिता समुद्र के देवता पोसेइडन हैं, जिन्हें अब ओडिसियस का नाम पता चल गया था और अब वो अपनी बेटी का बदला लेने वाले थे। जहाँ पर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, ओडिसियस ने तो पोसेइडन से पंगा ले लिया था। पोसेइडन ने कसम खा ली कि वो ओडिसियस को समुद्र पार करके अपने घर तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। साइक्लॉप्स के द्वीप को पीछे छोड़कर ओडिसियस एओलिस के द्वीप में आते हैं, जहां सारी दुनिया भर में चलने वाली हवा की पहरेदारी कर रहे एओलिस उनका स्वागत करते हैं और ओडिसियस के मुंह से उनका दुखड़ा सुनकर उन्हें हवा से भरी हुई एक बैग देते हैं, जिसके सहारे उनके जहाज को और गति मिले और जल्द से जल्द वो अपने द्वीप इथाका पहुंच जाए। अब तक ओडिसियस को अपने साथियों के मूर्खता पर पूरी तरह से यकीन हो गया था, इसीलिए जहाज चलने के दौरान वो अकेले ही उस बैग को थोड़ा सा खोलकर हवा के सहारे अपने जहाज को गति देने लगे। मगर उनके मूर्ख साथियों को लगा कि उस बैग में जरूर हीरे मोती होंगे, तभी तो ओडिसियस उसे उनसे छुपा रहे हैं। एक दिन ओडिसियस के गैर मौजूदगी में वो उस बैग को खोल देते हैं और सारी हवा एक साथ बाहर निकलकर एक तूफान की सृष्टि करता है, जिस वजह से जहाज को काफी नुकसान पहुंचता है और वो लोग सही दिशा से भटक जाते हैं। जैसे तैसे उस तूफान से जान बचाकर ओडिसियस और उनके साथी एनियन द्वीप पर आ पहुंचते हैं, जहां सर्सी रहती है। वो महान टाइटन ओशियनस की पोती होने के साथ साथ खुद एक महान जादूगरनी और एक उपदेवी हैं। जब ओडिसियस और उनके साथी इस द्वीप पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि इस पूरे द्वीप में बस एक ही घर है और चारों तरफ शेर और भेड़िए हैं। मगर मजे की बात तो ये है कि उनमें से कोई भी उन पर हमला नहीं करता, बल्कि पालतू जानवरों की तरह उनके पास आते हैं और उन्हें उस घर में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। ये सारे जानवर दरअसल पहले इंसान थे। ये बेचारे भूले भटके कैसे भी इस द्वीप में आकर सर्सी के रोष का शिकार हुए हैं। मगर ओडिसियस के मूर्ख साथियों को भला कोई कैसे रोक सकता है। वो घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां रखा हुआ खाना ठूसने लगते हैं। पीछे रह जाते हैं अकेले ओडिसियस, जो पूरे द्वीप में किसी दूसरे इंसान की तलाश में लगे हुए थे। इसी दौरान देवी अथेना के कहने पर देवता हर्मेस ओडिसियस के पास आते हैं और उन्हें सर्सी और उनके श्राप के बारे में बताते हुए एक जड़ी बूटी देते हैं, जिससे कि ओडिसियस पर उनका कोई जादू काम ना करे। वहाँ सर्सी के घर में तोड़ फोड़ मचाकर पूरा खाना खत्म करके जब ओडिसियस के मूर्ख साथी चैन की नींद सो रहे होते हैं तो उनकी हरकतें देखकर सर्सी उन्हें सूअर में बदल देते हैं और घर के पीछे कैद कर देते हैं। जब ओडिसियस वहां वापस आते हैं तो उन्हें अपने साथी नहीं दिखते, बल्कि कुछ सूअर दिखते हैं जो उन्हें देखकर बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। चालाक ओडिसियस को क्या हुआ है ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। घर के अंदर आते ही सर्सी उन्हें खाना ऑफर करती है, मगर हर्मेस ने उन्हें पहले ही वहां का कुछ भी खाने से मना किया था, इसीलिए वो कुछ नहीं खाते, बल्कि सर्सी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें दोस्ती होती है और अंत में वो सर्सी के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए संभोग करते हैं। सर्सी ओडिसियस के प्यार में पड़ जाती है और ओडिसियस को खुश करने के लिए वो उनके साथियों को श्राप से मुक्त कर देती है। मगर उनके मुक्त होते ही ओडिसियस वहां से निकलने की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ वक्त और उन्हें अपने पास रखने के लिए सर्सी एक दावत रखती है जो 1 साल तक चलती है, मगर उस दावत के बाद और कोई भी चीज काफी नहीं रही।
ओडिसियस को उस द्वीप पर रोके रखने के लिए। यहाँ तक कि ओडिसियस और सर्सी के मिलन से पैदा हुए ओडिसियस के दो बेटे लैटिनस और टेलेगोनस भी उन्हें रोक नहीं पाए। इथाका द्वीप पर पहुंचने का रास्ता तो सर्सी को पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने ओडिसियस को पहले अंडरवर्ल्ड जाने की सलाह दी, जहां अंधे प्रॉफिट टायरेसिस की आत्मा से उन्हें मिलकर आगे क्या होने वाला है ये पता करना था। सर्सी से अनुमति लेकर अब ओडिसियस और उनके साथी टायरेसिस की खोज में अंडरवर्ल्ड आ पहुंचे थे। सर्सी के बताए गए नियम का पालन करते हुए उन्होंने अपने साथ एक भेड़ लाया था, जिसे काटकर उसके ताजे खून से जमीन को सींचते ही सारे के सारे आत्माएं उससे पीने के लिए आगे आने लगे। उनमें से टायरेसिस को ढूंढकर ओडिसियस ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में पूछा, जिसके बारे में बताने के बाद टायरेसिस ने उन्हें दो चीजों के बारे में आगाह किया। पहला ये कि पोसेइडन अपने बेटे का बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़े हैं, तो उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब मेरी मानो तो जिस वक्त ओडिसियस अपने साथियों के साथ इथाका की ओर रवाना हुए थे, उनका बुरा वक्त तो तभी से शुरू हो चुका था। खैर, दूसरा ये कि ट्रिनाशिया के द्वीप पर जब वो रुकेंगे तो वहाँ घास चरते हुए भेड़ बकरियों को वो ना मारे, क्योंकि वो सारे सूर्य देवता की संपत्ति हैं। इसके बाद वहाँ अंडरवर्ल्ड में ओडिसियस और भी कई आत्माओं से मिले, जिनमें सिसिफस थे, जिन्हें समय के अंत तक एक बड़े से पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाने का श्राप दिया गया था। टैंटलस थे, जिनको हमेशा भूख लगी रहती थी, मगर उनके चारों तरफ खाना होने के बावजूद वो कभी कुछ नहीं खा पाते थे। अकिलिस थे, एगामेम्नन थे, एजैक्स थे, उनकी माँ थी और भी कई सारे आत्माएं, जिनसे बात करते करते उन्हें वक्त का ख्याल नहीं रहा। मगर अंत में ओडिसियस को होश आता है कि उन्हें अपने घर भी वापस जाना है, और वो अपने साथियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उनका जहाज आ पहुंचता है साइरेंस के द्वीप पर, जिनके बारे में टायरेसिस ने उन्हें पहले से ही आगाह किया था। ये दो पंखों वाले साइरेंस दिखने में डरावने होते हैं, मगर इनकी आवाज इतनी मीठी होती है कि जब वो गाना गाते हैं, सुनने वाला मदहोश हो जाता है और उनकी तरफ खींचा चला जाता है। और जैसे ही कोई नाविक इनके पास आता है, वो लोग उसे कच्चा खा जाते हैं। इससे बचने के लिए ओडिसियस ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने साथियों के कान गर्म मोम से बंद कर दिया, ताकि साइरेंस की आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे, और उन्हें आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस जहाज को उस द्वीप से दूर ले जाया जाए। मगर इन सब से पहले उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो उन्हें जहाज के मस्तूल के साथ कस के बांध दे, और वो चाहे उनसे कितनी भी मिन्नतें करे, किसी भी हालात में उन्हें खोला ना जाए, जब तक वो साइरेंस के द्वीप को पार न कर ले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओडिसियस ने भी अपनी बाकी साथियों की तरह अपना कान मोम से क्यों नहीं बंद कर लिया? वो इसलिए क्योंकि उन्हें साइरेंस का गाना सुनना था, और इथाका वापस जाकर सबको बताना था कि वो साइरेंस का गाना सुनकर भी जिंदा वापस आए हैं। साइरेंस से पीछा छुड़ाने के बाद अब उनका पाला पड़ने वाला था स्काइला और कैरिप्टस नाम के दो विशाल और भयानक मॉन्स्टर से। कैरिप्टस समुद्र के गहराइयों में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता था, और जब भी उसे कोई नाव या जहाज दिखता था, वो एक व्हर्लपूल का सृष्टि करता था और उस जहाज को पानी के अंदर खींच लेता था और नाविकों को खा जाता था। अगर कुछ नाविक खुशकिस्मती से बच भी जाते थे, तो स्काइला आसमान से उन पर नजर रखती थी और बचे हुए नाविकों को उठा ले जाकर खा जाती थी। ऐसा ही कुछ ओडिसियस और उनके साथियों के साथ भी हुआ। कैरिप्टस के बनाए हुए व्हर्लपूल से तो वो कुछ भी करके जहाज को मोड़कर बच गए, मगर स्काइला ने उन पर हमला करके ओडिसियस के 6 साथियों को उठा लिया। इस घटना पर
बाद में ओडिसियस कहते हैं, जब स्काइला उनको अपने गुफा के सामने पड़े एक चट्टान के ऊपर रखकर कच्चा चबा रही थी, वो दर्द के मारे छटपटा रहे थे और मेरी तरफ हाथ आगे करके मुझसे मदद मांग रहे थे। इस पूरे यात्रा के दौरान मेरा देखा हुआ ये सबसे डरावना मंजर था। समुद्री साइरेंस, करिप्टस और स्काइला के हाथों से बच निकलने के बाद ओडिसियस का जहाज अब आ पहुंचा था सन गॉड हाइपेरियन के द्वीप पर, जिसके बारे में टायरेसियस ने उन्हें पहले से आगाह किया हुआ था कि वो उनके मवेशियों को हाथ न लगाए। इसीलिए ओडिसियस उस द्वीप पर जहाज रोकना ही नहीं चाहते थे। मगर इतने दिनों से लगातार समुद्र में रहने के बाद जब उनके साथियों को ये द्वीप दिखाई दिया तो सब मिलकर उनके पास रोना धोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अंत में ना चाहते हुए भी ओडिसियस को जहाज रोकना पड़ा, मगर उन्होंने सबको सख्ती से मना कर दिया कि इस द्वीप के किसी भी भेड़ बकरियों को वो हाथ नहीं लगाएंगे। जिसे सुनकर सबने उनकी बात मानने की कसम खा ली और वो लोग अपना कसम निभा भी रहे थे। मगर अचानक हवा का रुख बदल गया और वो लोग 1 महीने तक उसी द्वीप में फंसे रह गए। उनके साथ लाए हुए खाना और पानी खत्म हो चुका था और इसीलिए जब एक दिन ओडिसियस आसपास नहीं थे, उन्होंने कुछ भेड़ को काटकर उसके मांस से भोजन प्रस्तुत किया। जब ओडिसियस वापस आए तो भुने हुए गोश्त की खुशबू से उन्हें पता चल गया कि उनके साथियों ने क्या किया है। उसके 1 हफ्ते बाद जब वापस हवा का रुख बदला तो उसी वक्त वो द्वीप को छोड़कर जहाज लेकर आगे बढ़ गए। सारे देवताओं को इसी का इंतजार था और सब ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। साइकोन्स के द्वीप पर उनके किए हुए करतूत से ज़्यूस तो उन पर नाराज थे ही और उसके साथ साथ पोसेडन के बेटे को अंधा करने की वजह से वो भी उनसे बदला लेना चाहते थे और अब तो उन्होंने सूर्य के देवता को भी गुस्सा दिला दिया था। इसी कारण सारे देवताओं ने मिलकर एक भयानक तूफान का सृष्टि किया। ज़्यूस ने अपने बिजली से उनके जहाज के टुकड़े कर दिए और पोसेडन ने समुद्र का पानी बढ़ाकर सबको डुबा दिया। मगर खुशकिस्मती से उस भयानक तूफान से भी ओडिसियस बच गए, हालांकि उनके बाकी सारे साथी मारे गए। समुद्र में जहाज के एक टुकड़े को सहारा बनाकर बहते हुए ओडिसियस अब आ पहुंचे थे कैलिप्सो के द्वीप पर। कैलिप्सो टाइटन्स की बेटी होने के साथ साथ समुद्र की एक उपदेवी थी। जब उन्होंने तट पर ओडिसियस को बेहोशी की हालत में पाया तो वो उन्हें उठाकर अपनी गुफा में ले गए और उनके होश में आने तक उनकी खूब सेवा की और धीरे धीरे कैलिप्सो भी सर्सी की तरह उनके प्यार में पड़ गए। जब ओडिसियस को होश आया तो उन्होंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर ओडिसियस के मन में सिर्फ उनकी पत्नी पेनेलोपी ही बसी थी। इसीलिए उन्होंने कैलिप्सो से शादी करने से साफ मना कर दिया। कैलिप्सो ने उन्हें 7 साल तक अपने द्वीप में कैद रखा, ये सोचकर कि उनके साथ रहते रहते ओडिसियस का मन बदल जाएगा। उनका मन बदलने के लिए उन्होंने ओडिसियस को अमरता और धन संपत्ति का लालच भी दिया, मगर ओडिसियस का दिल नहीं पिघला। पेनेलोपी के प्रति उनका प्रेम और उनकी ये दुर्दशा देखकर ज़्यूस को उन पर दया आई और उन्होंने हर्मेस से कैलिप्सो को बोलने के लिए कहा कि ये ज़्यूस का आदेश है कि वो ओडिसियस को इसी वक्त मुक्त कर दे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कैलिप्सो ने ओडिसियस को एक छोटी सी नाव बनाने में मदद की, मगर जब वो जा रहे थे तो कैलिप्सो ने उनसे कहा, मेरा प्रस्ताव ना मानकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारी पत्नी पेनेलोपी तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अपनी छोटी सी नाव में बैठकर जब ओडिसियस अपने राज्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, पोसेडन ने उन्हें देख लिया और विशाल लहरों की मदद से उनके नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद ओडिसियस की मृत्यु निश्चित समझकर वो समुद्र के नीचे अपने महल में वापस चले गए। अथीना को इसी का इंतजार था। पोसेडन के वहां से जाते ही उन्होंने ओडिसियस को राह दिखाते हुए रात के अंधेरे में एक द्वीप पर लेकर आए जहां फेशियंस रहते थे। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी नौसिका अपने
अपने दासियों के साथ समुद्री तट पर चल रही थी तो उन्हें ओडिसियस बेहोशी की हालत में मिले। तो राजकुमारी ने उनका जान बचाने के लिए उन्हें वहां से उठाकर राजमहल ले जाने का बंदोबस्त किया। जब फेशियंस के राजा को ओडिसियस ने अपना नाम बताया तो उन्होंने ओडिसियस के सम्मान में एक दावत रखी और उस दावत के दौरान पूरी रात बैठकर उन्होंने राजा को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर राजा का दिल भर आया और उन्होंने उनसे वादा किया कि एक बार ओडिसियस के घाव भर जाए और वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वयं ओडिसियस को उनके राज्य इथाका तक पहुंचने के लिए जहाज भेजेंगे। हम अब इस कहानी के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं। 20 साल बाद अब ओडिसियस घर लौट रहे थे। फेशियंस के राजा अपने वादे के मुताबिक ओडिसियस के लिए एक जहाज प्रस्तुत करते हैं और उनकी बहादुरी का पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक बड़े से बक्से में कई कीमती तोहफे और सोने की मोहरें भर कर देते हैं। जब वो जहाज इथाका के तट पर पहुंची तो ओडिसियस के मन में शंका थी कि 20 साल बाद अब वो घर लौट रहे हैं। पता नहीं लोग उन्हें अब पहले की तरह चाहते होंगे या नहीं। इसीलिए उन्होंने जहाज को उस द्वीप के एक सुनसान इलाका में रुकने के लिए कहा और अपना सामान लेकर वहीं उतर गए। फिर वहां वो अपने सारे कीमती सामान और कपड़े एक गुफा में छिपाकर अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक कुटिया मिली जिसके आसपास बहुत से सूअर घूम रहे थे। ये कुटिया दरअसल ओडिसियस के पुराने वफादार नौकर यूमेस की थी। ओडिसियस के इथाका छोड़ने के बाद कई बदमाशों ने रानी पेनेलोपी को पाने की आस में महल पर कब्जा जमा लिया था और उन्होंने ही राजा के वफादार को महल से धक्की मारकर निकाल दिया था, जिसके बाद वो यहाँ दूर अपनी एक कुटिया बनाकर सूअर पालकर अपना गुजारा कर रहे थे। राजा के वफादार उन्हें भले ही पहचान नहीं पाए, मगर वो ओडिसियस को अपनी कुटिया के अंदर ले गए और उन्हें रात का खाना दिया और उनसे कहा कि रात वो वहाँ रुक सकते हैं। वो पूरी रात दोनों ने बहुत सी बातें की। यूमेस ने ओडिसियस को बताया कि कैसे उनका राजा 20 साल पहले अपने दूध पीते बच्चे, अपनी रानी और इस द्वीप को छोड़कर जंग में चले गए थे। सबको लगता है कि अब वो नहीं रहे और इसीलिए सब रानी पेनेलोपी से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और उस महल में कब्जा जमा लिया है। उनका बेटा टेलेमाकस, जो अब एक नौजवान हो गए हैं, अपने पिता को ढूंढने जहाज लेकर निकले थे, मगर कहीं भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब वो किसी भी दिन इथाका लौटने वाले हैं और ये बात पेनेलोपी के चाहने वालों को पता है। इसीलिए उन्होंने उसे महल जाने के रास्ते में ही मार डालने का षड्यंत्र रचा है। ओडिसियस ने ये सब कुछ सुनने के बाद भी उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई। अगले दिन सुबह वो राजधानी के रास्ते निकल पड़े। उसी दौरान राजकुमार टेलेमाकस भी उस रास्ते से आ रहे थे। वो बहुत चालाक थे और उन्हें उस षड्यंत्र की भनक लग गई थी। बाप या बेटा में से किसी ने भी जब एक दूसरे को नहीं पहचाना तो देवी अथेना वहां प्रकट हुई और ओडिसियस की उम्र 20 साल कम कर दी और उनके फटे पुराने कपड़ों को बेशकीमती कपड़ों में बदल दिया ताकि राजकुमार अपने पिता को पहचान सके। उन्हें देखकर टेलेमाकस चौंक गए और उन्हें ये एहसास हुआ कि ये जरूर किसी देवी या देवता का संकेत है कि यही उसके खोए हुए पिता है जिन्हें वो ढूंढने निकले थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोया और फिर उन्होंने एक योजना बनाई। टेलेमाकस अकेले ही महल वापस जाएंगे, मगर ओडिसियस, जो अब फिर से बूढ़े हो चुके थे, यूमेस के साथ मिलकर दूर से उन पर नजर रखेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। महल में चाहे कोई उन्हें कुछ भी कहे, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे और बदला लेने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। उस दिन भेष बदलकर जब वो महल की ओर रवाना हुए तो रास्ते में ओडिसियस को उनका एक पुराना नौकर दिखा जो बकरियों की देखभाल करता था।
मगर अब उसका रवैया बदल चुका था। बूढ़े एमियस को उसने कहा, एक गंदगी दूसरे गंदगी को उठाकर महल जा रहा है। बुढ़े, वहां उसे सिर्फ मार मिलेगी और कुछ नहीं। ये बातें सुनकर ओडिसियस को बड़ा मन कर रहा था कि वो खुद ही उसे मारे, मगर उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और चुपचाप आगे बढ़ गए। महल के थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक कचरा का ढेर दिखा, जहां एक बूढ़ा कुत्ता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो दरअसल ओडिसियस का लाडला और वफादार कुत्ता आर्गोस था। महल पर जब पेनेलोपी के चाहने वालों ने कब्जा कर लिया, तब आर्गोस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसे महल से बाहर फेंक दिया। अपनी जवानी में ये एक तेज शिकारी हुआ करता था, मगर अब इस कचरे के ढेर में पड़ा ये कुत्ता अपने मालिक के वापसी के आस में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ओडिसियस जैसे ही उसके पास गए, आर्गोस ने उन्हें सूंघ कर पहचान लिया। उसने बड़ी मुश्किल से एक बार अपना सिर उठाया और अपने पूंछ को हिलाया। ओडिसियस ने झुककर आर्गोस के सिर को सहलाया और 20 साल बाद आखिरी बार अपने मालिक को देखकर आर्गोस ने खुशी खुशी अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लिया। ओडिसियस को बहुत रोना आ रहा था और साथ ही साथ गुस्सा भी, मगर वो अपने जज्बातों को छिपाते हुए महल के अंदर चले गए। महल के अंदर ओडिसियस ने देखा पेनेलोपी के चाहने वाले सारे मिलकर खाना खा रहे थे। वो एक के बाद एक सबके पास जाकर खाना मांगने लगे। किसी किसी ने अपनी थाली से खाना उठाकर उसे दे दिया। ज्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, मगर उनमें से एक ने एमियस से कहा, ए बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस गंदगी को उठाकर तुम महल के अंदर तक चले आए। अब जिस कचरे से इसे उठाया है वहीं जाकर फेंक दो, वरना मैं मार मार कर इसका बुरा हाल कर दूंगा। जिसे सुनकर एमियस ने कहा, मेरे मालिक ओडिसियस बड़े ही दयालु थे और बड़े बूढ़ों की इज्जत करते थे। ये उन्हीं का महल है और आज जो खाना आप खा रहे हैं, जो मदिरा आप पी रहे हैं, वो भी उन्हीं का है। अगर आज वो यहाँ होते तो वो जरूर इन्हें कुछ खाने को देते। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया और बोला, एक सुअर पालने वाले के मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उन्होंने एक चेयर उठाकर ओडिसियस के ऊपर फेंका, जो सीधे उनके कंधे पर जाकर लगा। इस घटना के बाद वहां बैठे सभी उन पर हंसने लगे और उन पर खाना फेंकने लगे, मगर तब भी ओडिसियस चुप रहे और अपना सिर नीचे करके एमियस के साथ महल के अंदर चले गए। वहां एमियस को ओडिसियस की बूढ़ी धाई माँ मिली, जो बचपन में ओडिसियस की देखभाल किया करती थी। उन्होंने उससे कहा, ये बहुत दूर से यहाँ आए हैं, सफर करके काफी थक गए हैं। क्या आप इनका हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करेंगी? बूढ़ी धाई माँ गर्म पानी लाकर ओडिसियस के पैर धोने बैठ गई, जिस दौरान उनके पैर पे उन्हें एक पुरानी चोट का निशान दिखा। ये चोट ओडिसियस को अपनी जवानी में सुअर का शिकार करने के दौरान मिला था और इस चोट के निशान को वो बूढ़ी धाई माँ अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि उस दौरान उन्होंने ही ओडिसियस का देखभाल किया था। उस निशान को देखकर वो रो पड़ी और कहा, मेरे मालिक, आज इतने सालों बाद आखिरकार आप हमारे पास लौट आए। मैं अभी रानी पेनेलोपी को ये खबर सुनाती हूँ, वो खुशी से पागल हो जाएंगी। मगर ओडिसियस ने उन्हें रोककर कहा, अभी नहीं, किसी को ये पता न चल पाए कि मैं महल वापस आ गया हूँ। जब तक मैं ना कहूँ किसी को कुछ मत बताना। बूढ़ी धाई माँ ने अपने आंसू पोंछे और कसम खाई कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। जब ओडिसियस वापस जा रहे थे तो दिखावे के लिए उन्होंने जमीन में थूक कर चीखते हुए कहा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। उस दिन शाम को महल के बाहर बैठकर ओडिसियस अपने दुख में डूबे हुए थे कि अचानक वहां सच में आयरस नाम का एक भिखारी आ गया। ये बड़ा ही चालाक था और मौका मिलते ही महल से चोरी करता था। ओडिसियस को देखते ही वो खफा हो गए और कहा, ए बूढ़े, जल्दी यहाँ से निकल, वरना बहुत मारूंगा। अब ओडिसियस का सब्र का बांध टूट चुका था।
उन्होंने आयरस से कहा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बस यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने तो तुम्हें कुछ किया भी नहीं। अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर आयरस हैरान रह गया और फिर चीखने लगा, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या बुड्ढे? महल पर कब्जा किए हुए लोगों ने जब इन दोनों का झगड़ा सुना तो उन्हें बड़ा मजा आया। उन्होंने दोनों को महल के अंदर बुला लिया, एक दूसरे से लड़वाने के लिए। सबको लगा आयरस ही जीतेगा और सब उसी पर पैसे लगाने लगे। मगर जैसे ही ओडिसियस ने अपने कपड़े उतारे और सीधे खड़े हुए, सब हैरान रह गए क्योंकि वो एक सांड जितना बलवान थे। एंटिनोस, वो आदमी जिसने सुबह ओडिसियस के ऊपर चेयर फेंक कर मारा था, उसने अपने सारे पैसे ओडिसियस पर लगा दिए और आयरस से कहा, हमारा खाना खा खा कर तू बस मोटा ही हुआ है, आज तो तू गया। जाहिर सी बात है, ओडिसियस के एक मुक्के से ही आयरस बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ नौकरों ने उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे बाहर ले आए और उसे उस कचरे के ढेर में फेंक दिया जहां बूढ़े आर्गोस की लाश पड़ी हुई थी। सबने अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा मांस ओडिसियस को तोहफे के रूप में दिया, मगर एंटिनोस ने उससे कहा, ये बस एक तुक्का था, खुद को ज्यादा महान समझने मत लग जाना, वरना तू भी महल से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। उस दिन रात को जब सब सो गए तो ओडिसियस छिपकर अपने बेटे से मिले और कहा कि वो अपनी माँ से तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता रखने को कहे कि जो कोई भी ओडिसियस के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक सीधा बाण मार पाएंगे, रानी पेनेलोपी उसी से शादी करेंगी। अब यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है। ओडिसियस के जाने के बाद जब सभी रानी पेनेलोपी से जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक अद्भुत शर्त रखी थी कि उनका शादी का जोड़ा वो खुद बनाएंगी और जब तक वो बन नहीं जाता वो शादी नहीं करेंगी। पूरा दिन वो दिखावे के लिए एक शादी के जोड़े पर सिलाई बुनाई का काम करती और रात होते ही सारे सिलाई खोलकर उसे खराब कर देती। ऐसे ही उन्होंने 20 सालों तक अपने चाहने वालों को अपने से दूर रखा था। पर टेलेमाकस का ये प्रस्ताव भी उन्हें पसंद आया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पति जितना कोई और इतना बलवान नहीं कि उस धनुष को उठा भी सके। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें लगा इस प्रतियोगिता द्वारा अब वो एक एक करके सभी को इस महल से भगा देंगी। अगले दिन सुबह इस प्रतियोगिता की घोषणा करके सभी को बुलाया गया। एक के बाद एक आए और गए, किसी से भी वो धनुष उठाया तक नहीं गया। अंत में एंटिनोस आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस धनुष को उठा तो लिया, मगर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अपमानित महसूस करते हुए और गुस्से में आकर उसने कहा, वो चालाक पेनेलोपी अच्छा चाल चली है। किसी भी इंसान के लिए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नामुमकिन है। जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता था वो तो मर गया, इसीलिए जानबूझकर उसने ये प्रतियोगिता रखी। जिसे सुनकर ओडिसियस आगे आए और उन्होंने कहा, एक समय था जब मैं अच्छा शिकारी हुआ करता था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कोशिश करके देखूं। वहां खड़े सारे लोग ये बात सुनकर हंसने लगे, मगर एंटिनोस ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे लिए इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए तो मैं तुम्हें तोहफे में सोने की मोहरें दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारे आखिरी सांस निकलने तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा। ओडिसियस ने चुपचाप उस धनुष को जमीन पर सीधा खड़ा किया और बड़े ही आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जिसे देख सभी समझ गए कि ये बूढ़े भिखारी असल में कौन है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने रखे बाणों को उठाकर ओडिसियस एक के बाद एक उन्हें मारने लगे। कुछ लोगों ने उन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, मगर वो ओडिसियस के तेज बाणों के सामने नहीं टिक पाए। जब टेलेमाकस और ओडिसियस के अलावा वहां और कोई जीवित नहीं बचा तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ और अपनी माँ से कहो कि मैं वापस आ गया हूँ। पेनेलोपी इतने सालों बाद ओडिसियस को देखकर निश्चिंत नहीं हो पा रही थी कि असलियत में ये उनका पति है
या कोई बहरूपिया। उनको झिझकते देख ओडिसियस ने कहा, पेनेलोपी, तुम मुझ पर संदेह कर रही हो, ये वाकई में मैं हूँ। मगर उनकी बातों से पेनेलोपी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने ओडिसियस को परखने के लिए नौकरों से कहा कि राजा के कमरे में जो बिस्तर है उसे उठाकर दूसरे कमरे में लगाया जाए ताकि ये वहां आराम कर सके। जिसे सुनकर ओडिसियस ने हंसते हुए कहा, मुझे परख रही हो पेनेलोपी? अगर वो बिस्तर सच में मेरा है तो उसे वहां से हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका एक स्तंभ एक ऑलिव का पेड़ है जो उस वक्त उसी स्थान पर था जब मैं अपने हाथों से उस कमरे को बना रहा था। अब पेनेलोपी को यकीन हो गया और वो ओडिसियस को गले लगाकर रोने लगी और 20 साल बाद अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पाकर ओडिसियस भी खुशी के आंसू रोने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।